कास्ट फेडरेशन का ये ऐतिहासिक राज्य अधिवेशन मुंबई में होने जा रहा है। इस राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब मुंबई में आ चुके हैं। 10-15 मिनट में वो हॉल में आएंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रदेश संयोजक माननीय प्रशांत कामले जी, एडवोकेट विद्यार्थी रत्ने मैडम, रविंद्र साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन बात रखी। हमारे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के प्रभारी इंचार्ज अमित नरवाड़े सर, डॉक्टर नागवकर मैडम और साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पब्लिक लाइफ में 1916 को आए और 1916 से लेकर 1956 तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे मुक्ति का आंदोलन चलाने के लिए जो रणनीति बनाई, जो दावपेच बनाए, जो संगठन खड़े किए, जिस उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए संगठन खड़े किए, वो संगठन ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। उसको बाद में ब्रॉड ऑन द बेस बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर आत्महत्या स्थापन करने वाले थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन के पहले भी बहुत सारे विधायक काम बाबा साहब ने इस देश में किए। 1918 को साउथ ब्यूरो कमीशन आया तो प्रतिनिधित्व के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन लोगों को मिले। हर 10 साल में अंग्रेज लोग एक कमेटी इंडिया के अंदर भेजते थे कि 10 साल में कितना प्रोग्रेस शेड्यूल कास्ट का हुआ है, कितना प्रोग्रेस देश का हुआ है। जैसा कि 1918 को साउथ ब्यूरो कमीशन आया, फिर 10 साल बाद 28 को साइमन कमीशन आया, फिर 10 साल बाद में 37 का चुनाव हुआ, फिर 10 साल के बाद में भारत छोड़कर चले गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना प्रतिनिधित्व, समाज का प्रतिनिधित्व साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने किया। फिर 1920 में मानगांव की जो परिषद का आयोजन किया था, वो परिषद केवल महाजाति की नहीं थी, केवल अनटचेबल कम्युनिटी की नहीं थी। उस परिषद में छत्रपति शाहू जी महाराज भी थे और जो परिषद में लोग आए थे वो एक जाति समूह के लोग नहीं आए थे, बल्कि उस परिषद में घुमंतु जनजाति के लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे, जैन लोग थे, लिंगायत लोग थे, मराठा कुंभी लोग थे। और मानगांव के उस परिषद में शाहू जी महाराज कहते हैं, लोगों आपका नेता आपको मिल गया है, जिनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। ये केवल कहने के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज कह नहीं रहे थे, बल्कि नेतृत्व प्रस्थापित कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नेतृत्व प्रदान करने का वो कार्यक्रम था। और फिर जैसा नरवड़े साहब ने बताया कि मंदिर का आंदोलन चला, फिर 1927 को साइमन कमीशन भारत में आया, 28 को साइमन कमीशन भारत में आया। तो उसके पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 आंदोलन टेकअप किए थे। एक कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह था और दूसरा महाड़ के 14 तालाब का सत्याग्रह था। ये आंदोलन करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, उसकी पार्श्वभूमि थी, उस आंदोलन के दाव पे थे 1927 को ही। क्योंकि 1928 को साइमन कमीशन भारत में आ रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधित्व के तौर पर साइमन कमीशन के सामने जाने वाले थे। उसके पहले बाबा साहब ने 2 आंदोलन टेकअप किए थे। मंदिर प्रवेश करने का कार्यक्रम नहीं था, मंदिर में प्रवेश करके दर्शन लेने के लिए भी बाबा साहब का कोई उद्देश्य नहीं था।
या पानी पीने के लिए भी कोई उद्देश्य नहीं था। आंदोलन का बाबा साहब का अलग उद्देश्य था, प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन ने बाबा साहब अंबेडकर को पिन पॉइंट क्वेश्चन किए। डॉक्टर अंबेडकर, आप अनटचेबल कम्युनिटी के उत्थान के लिए, विकास के लिए उनके लोक संख्या का फिगर इकट्ठा कर रहे हो, क्या इस तरह फिगर क्रिमिनल ट्राइब और आदिवासी जनजातियों का करोगे? तो बाबा साहब कहते हैं यस इट इज पॉसिबल। बाबा साहब अंबेडकर को साइमन कमीशन दूसरा सवाल पूछती है, डॉक्टर अंबेडकर, आप अनटचेबल कम्युनिटी को वोटिंग का राइट मांग रहे हो, क्या ऐसा वोटिंग का राइट क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को और आदिवासी लोगों को देना चाहिए? बाबा साहब कहते हैं हाँ, उनको राइट देना चाहिए। जब मैं ये साइमन कमीशन का ड्राफ्ट पढ़ रहा था तब मेरे मन में सवाल पैदा हुए। क्रिमिनल ट्राइब के संदर्भ में ये सवाल गांधी को पूछना चाहिए था, लाला लाजपत राय को पूछना चाहिए था, नेहरू को पूछना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज जो साइमन कमीशन था वो तो बाबा साहब को अनटचेबल कम्युनिटी के रेफरेंस में सवाल पूछना वो ही था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब के और आदिवासी के रेफरेंस में क्यों पूछ रहे थे? तो साइमन कमीशन ने यह सवाल गांधी को नहीं पूछे, नेहरू को नहीं पूछे, लाला लाजपत राय को नहीं पूछे, बाबा साहब को ही क्यों पूछे? क्योंकि साइमन कमीशन को पता था, अंग्रेज लोगों को पता था कि दबे कुचले लोगों का नेतृत्व केवल मात्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कर सकते हैं। क्योंकि वो तो लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। जो साइमन कमीशन शेड्यूल कास्ट, घुमंतु जनजाति और आदिवासी लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आया था, उस प्रतिनिधित्व के लिए औरत तो कांग्रेस बनी थी, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। तो साथियों, बाबा साहब अंबेडकर किसी एक जाति समूह का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे थे। 31-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। आज भी हमारे लोगों को पता नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है। और 1917 में जब शाहू महाराज ने लॉर्ड वेलिंगटन को लेटर लिखा, उस पत्र में शाहू जी महाराज कह रहे हैं कि ऑर्डर बैकवर्ड को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए और वो अनटचेबल कम्युनिटी को तो मिलना ही चाहिए। इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट था वो छत्रपति शाहू जी महाराज ने डिजाइन किया 1917 के पत्र में। और बाबा साहब अंबेडकर 30, 31, 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे हैं। क्या था स्वतंत्र मतदार संघ? शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट करेंगे, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग रहेगा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को डबल वोटिंग का राइट रहेगा। शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट होगा, शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट करेंगे, उनका निर्वाचन क्षेत्र अलग रहेगा और शेड्यूल कास्ट के लोगों को डबल वोटिंग का राइट रहेगा। वो सवर्ण कैंडिडेट को भी वोट कर सकते थे और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को भी वोट कर सकते थे। गांधी के समझ में आया ये तो लोग सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री इनके होंगे, तो हमारा प्रभाव जो है वो खत्म होगा। इसलिए गांधी ने पूना पैक्ट थोपा। पूना पैक्ट के कारण क्या हुआ? अभी शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट रहेगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग उसको वोट नहीं करेंगे, बल्कि सवर्ण कैंडिडेट भी उसको वोट करेंगे। उनका जो निर्वाचन क्षेत्र अलग था वो ज्वाइन कर दिया और डबल वोटिंग का राइट खत्म कर दिया। यह है पूना पैक्ट। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पूना पैक्ट ने हमारा सत्यानाश किया। पूना पैक्ट ने हमारे समाज के अंदर दलाल भड़वे निर्माण किए। इतना ही नहीं, न भौंकने वाले कुत्ते पैदा किए, धूम हिलाने वाले कुत्ते पैदा किए,
बाबा साहब कह रहे हैं संविधान जंतर मंतर पर जलाए, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, किसी ने मुंह तक नहीं खोला। आज भयानक विपरीत परिस्थिति निर्माण हो चुकी है, लेकिन कोई भी शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का प्रतिनिधि पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है। यह पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है। बाबा साहब अंबेडकर ने अलग अलग संगठन बनाए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, ये तो ऑलरेडी लंदन में काम कर रहा था संगठन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ लंदन। तो बाबा साहब इंडिया में क्यों स्थापन कर रहे थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया? बाबा साहब अंबेडकर मजदूरों का एक प्रेशर ग्रुप बिल्टअप करना चाहते इंटरनेशनल स्तर। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ जापान ऑलरेडी जापान में काम कर रहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इंडिया में क्यों स्थापन किया? जो ये संगठन वर्तमान में लोग चला रहे हैं, क्या उनको ये पता है? जब द्वितीय महायुद्ध हुआ और द्वितीय महायुद्ध में जापान के ऊपर अणुबम फेंका गया, जापान बेचिराख हुआ। जापान बुद्धिस्ट कंट्री है। कभी कभी दुख लगता है बुद्धा भारत में पैदा हुए, लेकिन भारत बुद्धिस्ट कंट्री नहीं बना। जापान बना, थाईलैंड बना, चाइना बना, 40 कंट्री बुद्धिज्म का काम कर रही है। तो जापान बुद्धिस्ट कंट्री, जापान बेचिराख हुआ और बाबा साहब ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया स्थापन कर जापान को मैसेज दिया कि मैं आपके साथ में हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर खड़ी की। 1952 का चुनाव भी लड़ा। फिर बाबा साहब को लगा कि अभी इसको ब्रॉडन द बेस करना चाहिए, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण करने का प्लानिंग बाबा साहब ने बनाया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका ऑलरेडी अमेरिका में काम कर रही थी, कल तक वो रूलिंग में था ट्रंप का। और रामदास आठवले साहब ने भी कहा उधर हमारी सरकार बन गई। तो बाबा साहब अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करके ब्रॉडन द बेस राजनीतिक पार्टी का निर्माण करने वाले थे और इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर बिल्टअप करना चाहते थे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन के दांवपेच हमें समझना होगा। हमें इमोशनल होकर कोई भी आंदोलन लड़ना नहीं है। बाबा साहब कभी इमोशनल होते नहीं थे। बाबा साहब हर समय में अपने आंदोलन के दांवपेच बदलते थे। और जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में बाबा साहब ने लिया था 17, 18, 19 और 20 जुलाई 1942 को, उस अधिवेशन में 75,000 लोग आए थे और 50,000 पुरुष थे और 25,000 महिला थी। तो गांव देहात से महिला आई थी। तो कुछ महिला ने बाबा साहब को ही सवाल पूछा। हमारी मुलाकात तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में हो सकती है क्या? तो बाबा साहब ने महिलाओं को सवाल पूछा, क्या आपने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को देखा है क्या? तो महिलाओं ने कहा, देखा तो नहीं, केवल नाम सुना है। क्योंकि तब फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, टेलीग्राम नहीं था। बाबा साहब का अगर फोटो भी किसी अखबार में छापकर आता है तो गांव देहात में, हमारे बस्ती में थोड़ी जाता था, क्योंकि हमारे लोग तो एजुकेटेड नहीं थे।
तो बाबा साहब उन महिलाओं को कहते हैं, मैं ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हूं। बोलो। तो गांव देहात की महिलाएं थी। जब हमारे गांव देहात की महिला बाजार में जाती है, प्याज लाने के लिए जाती है, बैंगन लाने के लिए जाती है, सब्जी लाने के लिए जाती है, जो थैली लेकर जाती है वैसे थैली से फूलों का हार बाबा साहब के लिए उन्होंने निकाला और बाबा साहब के गले में डाल दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको एक सवाल पूछा, अधिवेशन अंदर चल रहा है लेकिन आप बाहर क्यों खड़ी हो? तो वो महिला कहती है, बाबा साहब आपने तो ये अधिवेशन रखा है लेकिन इस अधिवेशन में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रखा है और वो रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए हमारे पास में पैसा नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अगर पैसा नहीं था तो ये हार पैसे देकर लाने की क्या जरूरत थी? तो महिला कहती है, बाबा साहब ये पैसा देकर हमने हार नहीं लाए हैं, हम गांव देहात से हैं और इस अधिवेशन के लिए पैदल चलते चलते आए हैं और रास्ते में जंगल में जो भी फूल हमें मिले वो फूल इकट्ठा किए और उससे ये हार बनाया फूलों का आपके लिए। साथियों, बामसेफ जो काम कर रहा है वो बाबा साहब के लैंडमार्क पर काम कर रहा है। बहुत सारे नए लोग आते हैं, वो पूछते हैं रजिस्ट्रेशन फीस रखा है बामसेफ में, वो केडर कैंप में रजिस्ट्रेशन फीस होता है, अधिवेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस होता है। ये बामसेफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिजाइन किया था रजिस्ट्रेशन फीस का फार्मूला, वही फार्मूला बामसेफ चला रहा है। तो साथियों, हमारे लोग ईमानदार है, निष्ठावान है, तब भी थे, आज भी है, लेकिन हमारे लोग समय नहीं लगा रहे। और जो नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, ये 4 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन चला। 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेज लोगों ने दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर 4-4 मिनिस्ट्री दी बाबा साहब। इतनी एक नहीं, 4-4 दी। PWD दिया, ऊर्जा मिनिस्ट्री दी, सिंचन मिनिस्ट्री दी, लेबर मिनिस्ट्री दी, 4-4 मिनिस्ट्री बाबा साहब को दी। क्यों दिया? इतना बड़ा विशाल राष्ट्रीय अधिवेशन बाबा साहब ने नागपुर में लिया था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में ऐसे ही नहीं गए और हमें जो अधिकार मिले हैं इसके लिए कोई हमें कीमत चुकानी नहीं पड़ी है। जो कीमत चुकानी पड़ी वो हमारे महापुरुषों को पड़ी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने उनका समय परिवार से निकालकर समाज को लगाया। हमारे महापुरुषों ने उनकी बुद्धि परिवार से निकालकर समाज को लगाई। हमारे महापुरुषों ने उनके परिवार से साधन निकालकर समाज के ऊपर लगाए। इतना सारा हमारे लिए किया और हमारे लिए इन्वेस्ट किया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, संविधान दिया, ये हमारे लिए इन्वेस्ट किया। इतना संघर्ष करते हुए बाबा साहब संविधान सभा में गए, इतना सारा अवरोध था, अवरोध तोड़कर बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। कांग्रेस के साथ में बड़े बड़े लीडर थे और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने के लिए पार्लियामेंट के दरवाजे ही क्या, खिड़कियां भी बंद की थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से चुनकर गए। किन लोगों ने भेजा बंगाल से चुनकर? नमोशूद्राय लोगों ने, ओबीसी लोगों ने, क्योंकि बंगाल में तो महार कम्युनिटी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रव्यापी संगठन था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर गए
और जिस प्रांत से बाबा साहब 4 प्रांत से चुनकर गए थे, वो 4 प्रांत गांधी ने षड्यंत्र करके पाकिस्तान को जोड़ दिए और अंग्रेज लोगों को कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस प्रांत से चुनकर गए हैं, वो प्रांत अभी पाकिस्तान में गए हैं, तो उनका सदस्यत्व रद्द करना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर एटली को मिले, क्योंकि वो रद्द किया। और बाबा साहब ने अंग्रेज लोगों को याद दिलाया भीमा कोरेगांव का 1818 का संघर्ष। हमारे लोगों ने आपके साथ मिलकर पेशवाई को खत्म किया और आप हमारा प्रतिनिधित्व खत्म कर रहे हो। अंग्रेजों के सामने कंडीशन रखी बाबा साहब ने, और अंग्रेजों ने कांग्रेस के सामने कंडीशन रखी कि इस देश का जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, संविधान नहीं बनता, तब तक हम भारत देश छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। कांग्रेस, बैरिस्टर जीना और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किया वो आज संकट में आ गया है, खतरे में आ गया है। 17 आर्टिकल अनटचेबिलिटी का कोई भी व्यवहार सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकता। देश के राष्ट्रपति कोइन थे, जगन्नाथपुरी मंदिर से धक्के मारकर बाहर खदेड़ा। राष्ट्रपति के साथ में अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ। हम तो क्या, हम लोग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट नागरिक कहता है वो राष्ट्रपति है। शेड्यूल कास्ट के युवाओं के मूछे निकाल दिए जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, उनको पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग में मारा जाता है। 17 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। 19 आर्टिकल भाषण करने की आजादी है, संगठन चलाने की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है। लॉकडाउन घोषित किया, अघोषित इमरजेंसी, और संविधान के विरोध में पार्लियामेंट में कानून बनाए गए। साथियों, जिनके नियंत्रण में संविधान है वही लोग संविधान के विरोधी है। जिनके नियंत्रण में कॉन्स्टिट्यूशन है वही लोग संविधान के विरोध में निर्णय बना रहे हैं। हमारे नियंत्रण में अगर संविधान होता तो हम उस पर अमल करते। हमारे नियंत्रण में क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीति हम समझ नहीं रहे। राजनीति को समझना होगा। सभी समस्या का मूल राजनीति में है और सभी समस्या का समाधान भी राजनीति में है। इसलिए मिश्राम साहब कह रहे राजनीति में हस्तक्षेप करना जरूरी है। और ये राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी मापदंड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया हुआ है। कोई भी राजनीति से अलग नहीं है। कुछ गधे लोगों ने चर्चा की कि भामसेप का राजनीतिकरण हम होने नहीं देंगे। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें वोटिंग का राइट दिया है, हर 18 साल का व्यक्ति वोट कर सकता है। राजनीति से अलग तो नहीं है, वो हस्तक्षेप कर सकता है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 में जो स्पीच किया था जालंधर पंजाब में, वो विषय यहां पर लगाया। अगर इस देश का लोकतंत्र जिंदा रखना है तो इस देश में चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इस देश में एक विरोधी दल होना चाहिए। लोकतंत्र जिंदा है वर्तमान में? क्या देश का चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट हो रहा है वर्तमान में? क्या वर्तमान में मजबूत विरोधी दल पक्ष है कोई? बाबा साहब ने 51 में कहा और वर्तमान में ये नहीं दिख रहा। बाबा साहब ने कहा ये होना चाहिए। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से तुम्हारा हमारा वोट खत्म किया जा रहा है। साथियों, आपके वार्ड से, आपके लोकसभा से, आपकी विधानसभा से अगर आपका वोट 0 होता है तो आपकी वैल्यू 0 है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने
कहा वन मैन वन वोट वन वैल्यू, मैन इज द प्रेजेंट हेयर बट वेयर इज गोइंग हिज वोट एंड वैल्यू, डिस्ट्रॉय बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध बनी है। बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो किस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए अभी जो हमारे सामने अवरोध पैदा किया है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का है। यह अवरोध हमें खत्म करना होगा और इसकी लड़ाई मेश्राम साहब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। साथियों, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा बाबा साहब अंबेडकर ने यहां की इलेक्शन लड़ी। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन केवल उस पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही टिकट नहीं दिया जाता था, प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था, बाकी की भी समूह को दिया जाता था। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। सोलापुर में क्रिमिनल ट्राइब की बहुत बड़ी बस्ती है, सेटलमेंट थी, और 1952 के चुनाव में वो लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते थे, साहेबराव जाधव नाम का क्रिमिनल ट्राइब का व्यक्ति। तो कांग्रेस के पास में गए, कांग्रेस को कहा हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं, हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। साथियों, आदरणीय मेश्राम साहब का आगमन हॉल में हो गया है। मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथियों, क्रिमिनल ट्राइब का कैंडिडेट कांग्रेस के पास में गए और सोलापुर में डॉक्टर अंत्रोलीकर, एक कांग्रेस का चेयरपर्सन था, उसको मिले और उन्होंने कहा कि हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अंत्रोलीकर ब्राह्मण, तो उसने कहा आपकी लोक संख्या इतनी नहीं है और आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहे हो। ऐसा कौन कह रहा है जिनकी संख्या, जनसंख्या इस देश में अल्पसंख्यक थी और है? ऐसा अंत्रोलीकर बोल रहा है। तो क्रिमिनल ट्राइब के युवाओं ने सोचा कि कांग्रेस तो हमें टिकट देने वाली नहीं है, तो कांग्रेस के विरोधी देश के अंदर कौन नेता है? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। तो लोग बॉम्बे के अंदर बाबा साहब को मिलने के लिए आए और बाबा साहब को मिलने के लिए लाइन लगी थी। इन्होंने सोचा अगर लाइन में खड़े रहेंगे तो बाबा साहब की मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो इन्होंने चिट्ठी लिखी, डॉक्टर बाबा साहब हम एक्स क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं, आपको मिलना चाहते हैं। ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो जैसे बाबा साहब के पास में वो चिट्ठी गई तो बाबा साहब ने देखी, तो बाबा साहब ने कहा पहले अंदर उनको भेजो। और ये लोग जो थे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, सेटलमेंट में अंग्रेजी स्कूल बनाए थे अंग्रेज लोगों ने, तो खादी पहन कर गए थे। बाबा साहब ने नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक देखा और बाबा साहब ने कहा खादी का रास्ता भूल तो नहीं गया? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा साहब, हम सही ट्रैक पर आए हैं, हम आपके ही हैं। तो बाबा साहब ने पूछा कैसे आना होगा? तो बाबा साहब को सारी बातें बताई। हम कांग्रेस के पास में गए थे, उन्होंने कहा आपकी संख्या कम है, आप आपका कैंडिडेट मत खड़ा करो, कांग्रेस जो कैंडिडेट देगा उसको चुनकर भेजो, हम हमारा कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साहेबराव जाधव को मध्य सोलापुर से टिकट दिया।
साथियों, टिकट देने का मामला नहीं था, बल्कि प्रतिनिधित्व देने का मामला था। जो प्रतिनिधित्व देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के द्वारा किया। और साथियों, पॉलिटिकल में हस्तक्षेप करने की बात बाबा साहब ने कही थी। जालंधर में बाबा साहब ने भाषण करते हुए कहा, विदाउट पॉलिटिकल पावर वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। राजनीतिक हस्तक्षेप करना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि साथियों, सभी समस्या का मूल राजनीति में है और सभी समस्या का समाधान भी राजनीति में है। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में भी राजनीति में हस्तक्षेप करना जरूरी है। और आज जो वामन मेश्राम साहब काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लैंडमार्क पर काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उस अधिवेशन में कहा था महिलाओं का भी एक राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। साधन के अभाव से, समय के अभाव से बाबा साहब को संभव नहीं हुआ। मेश्राम साहब ने पढ़ा और आज राष्ट्रीय स्तर पर 5-5 महिलाओं के संगठन मेश्राम साहब ने खड़े किए। बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो गए, उस समाज को कोई बुरे नजर से नहीं देखेगा, आंख उठाकर नहीं देखेगा। समाज में लाखों डॉक्टर थे, लाखों इंजीनियर थे, लाखों वकील थे, या उनका अपना कोई संगठन राष्ट्रव्यापी नहीं था। मेश्राम साहब ने पढ़ा और राष्ट्रीय स्तर पर इंपा नाम का डॉक्टर लोगों का संगठन खड़ा किया, इंजीनियर लोगों का संगठन खड़ा किया, वकीलों का संगठन खड़ा किया। आज तहसील कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक वकीलों का संगठन हमारा है। बाबा साहब ने यह भी कहा कि छात्रों का भी एक संगठन होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, लेकिन साधन के अभाव से, समय के अभाव से संभव नहीं हुआ बाबा साहब को स्थापन करने के लिए। मेश्राम साहब ने पढ़ा, आज 6 छात्रों के संगठन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, रिसर्च स्कॉलर का संगठन खड़ा किया। बाबा साहब अंबेडकर ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट में क्रिमिनल ट्राइब घुमंतु जनजाति का केवल उल्लेख किया। मेश्राम साहब ने पढ़ा, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा का संगठन खड़ा किया। आदिवासियों के रेफरेंस में बाबा साहब ने कहा, मेश्राम साहब ने उस पर काम किया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया। बाबा साहब ने पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात कही। मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा किया। कॉन्स्टिट्यूशन में 25 से लेकर 29 आर्टिकल तक माइनॉरिटी के हक अधिकार की बाबा साहब ने बात रखी। मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटी के संगठन खड़े किए। मेश्राम साहब बाबा साहब के लैंडमार्क पर काम कर रहे हैं, इधर उधर नहीं भटक रहे। वो लोग कह रहे, जो गधे लोग हैं वो कह रहे हैं मेश्राम साहब उद्देश्य से भटक गए। अरे इधर भटके मुक्त को सही दिशा दिखा रहे हैं। मेश्राम साहब कैसे भटकेंगे? जो हम भटक रहे थे उनको सही रास्ते पर लाया। तो साथियों, आज देशव्यापी राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किया। केवल संगठन ही नहीं, संगठन के माध्यम से नेतृत्व भी मेश्राम साहब ने खड़े किए हैं। और हमारे जो भविष्यकालीन कार्यक्रम है, 20 साल में 10 बार भारत बंद, 4 बार भारत बंद किया। रिजल्ट पूछते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट लैप्स किया था, भारत बंद किया, पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ा। यह हमारे भारत बंद का नतीजा है। 13 पॉइंट रोस्टर लाया था, मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। NRC NPR लाया था, भारत बंद किया, उनको कानून पीछे लेना पड़ा। 25 मई को ओबीसी के जातीय अदालत गिनती को लेकर भारत बंद किया। शरद पवार कभी नहीं बोले थे कि ओबीसी की जातीय अदालत गिनती होनी चाहिए।
जैसे भारत बंद का वातावरण बन गया, भारत बंद हुआ, शरद पवार बोले कि पिछड़ों की जाति आधार गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में हम करने जा रहे हैं, अखिलेश ने कहा होना चाहिए। ये भारत बंद के नतीजे हैं सर। 20 साल में 10 बार भारत बंद करेंगे और जो वर्तमान में भारत बंद कर रहे हैं वो भविष्य में सरकार भी चला सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भूतकाल में भारत बंद किए थे वो वर्तमान में केंद्र में सरकार चला रहे हैं और हम भी भविष्य में सरकार चलाएंगे, क्योंकि जो भारत बंद कर सकता है वो सरकार भी चला सकता है। दूसरा भविष्यकालीन प्रोग्राम है सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में मेश्राम साहब ये लड़ाई लड़ रहे हैं और भी तेजी से लड़ेंगे। और तीसरा है हमारा भविष्यकालीन कार्यक्रम योजना राजनीतिक हस्तक्षेप। मेश्राम साहब ने प्लान बनाया, राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए, खड़ा किया। बहुजनों की समस्या, बहुजनों का संगठन होना चाहिए, खड़े किए। नेतृत्व किस लिए? जन आंदोलन को फुलफिल करने के लिए खड़े किए। भारत बंद जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और 5वें पॉइंट पर मेश्राम साहब काम कर रहे हैं, बहुजनों को शासक बनाओ अभियान के ऊपर मेश्राम साहब काम कर रहे हैं। और साथियों, ये राजनीतिक हस्तक्षेप हमारा भविष्यकालीन कार्यक्रम है और बहुजनों को शासक बनाने का कार्यक्रम है। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मुनिवास।